Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is greenhouse effect and global warming. आज हम लोगों ने पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. So let's start our topic ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो ये है कि CO2 के बारे में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, कि CO2 इज नॉट अ पोल्यूटेंट गैस. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक पोल्यूटेंट गैस नहीं है. ठीक है. वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पोल्यूटेंट गैस क्यों नहीं है, उस उसको अब हम लोगों ने देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पोल्यूटेंट गैस इस वजह से नहीं है क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करते हैं और अपनी खुराक बनाते हैं. ठीक है. इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक पोल्यूटेंट गैस नहीं है. सबसे पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिस्कस करना है. ठीक है. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना, यानी पौधे सूरज की रोशनी में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. उस अमल को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस का अमल. ठीक है. अब फिजा से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं. ठीक है. और रूट से वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. और फोटोसिंथेसिस का अमल लीफ में यानी पत्ते में हो रहा होता है. ठीक है. सनलाइट की मौजूदगी में. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे दे मेक ग्लूकोज. प्लांट क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज पौधों की खुराक है. ठीक है. तो पौधे सूरज की रोशनी में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. उस अमल को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करते हैं और फिर अपनी खुराक बनाते हैं. ठीक है. तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक खुद बनाते हैं. तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक पोल्यूटेंट गैस नहीं है. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की. ठीक है. रेस्पिरेशन बेसिकली एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है. ठीक है. जिसमें एनर्जी पैदा होती है. रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जिसमें जानदार ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं. ठीक है. और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जिसके नतीजे में CO2 पैदा होती है. ठीक है. यानी जो फूड हम लोगों ने खाई होती है वो ब्रेक हो जाती है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज. ठीक है. और ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं. ठीक है. ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जिसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं और ATP बन जाती है. और इसी तरह जब अब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक्सहेल कर देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. ठीक है. तो एट अ टाइम जो सी है वो फोटोसिंथेसिस अर्थ के ऊपर एट अ टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा होता है और रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस हो रहा होता है. ठीक है. अब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल हो रही होती है और रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थे जानवर हैं अपनी बॉडी से एक्सहेल कर रहे होते हैं. ठीक है. तो इस तरह दोनों गैसेस का तवाजुन जो है वो कायम हो जाता है. लेकिन अब चूंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ अर्थ के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि इन गैसेस का तवाज़ुन जो सा है वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रहा है. अब हम लोगों ने बात करनी है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की. ठीक है. सबसे पहले तो आपको ये इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये अर्थ है. ठीक है. और अर्थ के बाहर, ठीक है, अर्थ के इर्द गिर्द, ठीक है, ये अर्थ के इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक लेयर मौजूद है. ठीक है. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की नॉर्मल कंसंट्रेशन की लेयर है. ठीक है. यानी ये जितनी अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है नॉर्मल कंसंट्रेशन है. ठीक है. उसकी बात कर रहे हैं अभी हम. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के गिर्द एक गुलाफ की तरह लेयर बनाई हुई होती है. ये देखें, ये एक लेयर है. ठीक है. जमीन के गिर्द
ये सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को, ठीक है, यानी हरारत की शुआओं को ज़मीन तक पहुंचने की इजाज़त देती है। यानी सूरज से आने वाली जो हीट है, ठीक है, उसको अलाउ करती है कि वो ज़मीन तक जो सा है वो चली जाए। ये जो अब रेडिएशन आई हैं, ठीक है, ये जो शुआएं आई हैं, ये ज़मीन की सतह से रिफ्लेक्ट होकर टकराने के बाद वापस एटमॉस्फेयर में, यानी ये एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। ठीक है, अब जब CO2 की नॉर्मल कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, तो CO2 की नॉर्मल कंसंट्रेशन हीट का कुछ हिस्सा यहाँ पे ट्रैप करके रख लेती है। यहाँ पे हीट का कुछ हिस्सा जो होता है वो रोक के रख लेती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखने के लिए काफ़ी होता है। CO2 की नॉर्मल कंसंट्रेशन जो सी एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है, यानी ये जो CO2 की नॉर्मल लेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर को गर्म रखने में मदद करती है। अगर CO2 फिज़ा में मौजूद ना हो तो ज़मीन का दर्जा हरारत जो सा है वो माइनस में जा सकता है। अभी तो ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री होता है, ठीक है, और अगर ये लेयर, ये जो नॉर्मल कंसंट्रेशन की जो लेयर है, अगर ये मौजूद ना हो तो ज़मीन का टेम्परेचर जो सा है वो -15 हो जाता है। ठीक है, यानी या -20 डिग्री में पहुंच जाता है। ठीक है, अगर ये लेयर मौजूद ना हो तो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो सूरज से आने वाली रेडिएशंस हैं, ठीक है, वो ज़मीन ये CO2 की नॉर्मल लेयर उन्हें अलाउ करती है कि वो ज़मीन तक आए, और फिर वो रेडिएशन ज़मीन से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। लेकिन CO2 की नॉर्मल कंसंट्रेशन उस हीट को ट्रैप कर लेती है एटमॉस्फेयर में। इस वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, अब चूंकि ज़मीन के ऊपर, अब हम लोग इस डायग्राम की बात कर लेते हैं। अब चूंकि ज़मीन के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि फॉसल फ्यूल के जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो सी है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो सी है वो कंसंट्रेशन में जो है वो इजाफा हो रहा है। यानी ज़मीन के गिर्द जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक लेयर है उसकी थिकनेस में इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या इसका रिजल्ट क्या बनेगा कि ज़मीन के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी फॉसल फ्यूल की बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। ठीक है, और उसकी वजह से जो ज़मीन के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक लेयर है उसकी थिकनेस में इजाफा हो रहा है। तो अब इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा इसका? तो इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जब इसकी कंसंट्रेशन, चूँकि अब ये CO2 एटमॉस्फेयर में बेसिकली एक ग्लास की तरह काम कर रही है। ठीक है, ये सूरज से आने वाली हीट की, एनर्जी की, अल्ट्रा वायलेट रेज को अंदर आने की इजाज़त तो देती है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो सी हैं वो गुजर तो सकती हैं इसमें से। ठीक है, लेकिन अब जब वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एटमॉस्फेयर में आएंगी तो ये उनको बाहर, एटमॉस्फेयर से बाहर गुजरने की इजाज़त नहीं देगी। ठीक है, और यहाँ पे हीट का उतना हिस्सा जो सा है, हीट एनर्जी का को ये रोक के रख लेती है एटमॉस्फेयर में इतने वाले पोर्शन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ज़मीन को ठंडा नहीं होने देती, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफा होता जाएगा, यानी ये इसकी थिकनेस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की थिकनेस में इजाफा होता जाएगा, तो ज़मीन का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये सूरज से आने वाली रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर में रोक के रखती है, ट्रैप करके रखती है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत क्या है वो बढ़ता जा रहा है। ये अमल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है।
ठीक है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि जैसे जैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये अमल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। यानी इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? इस अमल को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और अब हम लोगों ने बात करनी है ग्लोबल वार्मिंग की, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा जो सी हैं वो हीट को जज़ब करेंगी और उतनी ही ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है। और गर्मी में इजाफे के अमल को हम लोग जो सा है वो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ये है कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा हीट वो जज़ब करेगी और गर्मी अर्थ के ऊपर बढ़ती जाएगी। ठीक है। उतनी ही ज़्यादा गर्मी होती चली जाएगी और गर्मी में इजाफे को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है।